स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग अब तक भारतीय भूगोल के टोटल 23 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और 23 लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय भूगोल के लगभग सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन किया है। इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अपना 24वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की वर्तमान समय में जनसंख्या लगभग में कितनी है? तो वर्तमान जो विश्व है उसकी जनसंख्या लगभग में 7.7 बिलियन के बराबर है। और ये कब का आंकड़ा है? 2019 का आंकड़ा है। तो 2019 के अनुसार 7.7 बिलियन ये विश्व की जनसंख्या है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी किस देश से आते हैं? तो विश्व के सर्वाधिक जो शरणार्थी आते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से विश्व के सर्वाधिक शरणार्थी आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा डच। डच शब्द किस देश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो डच शब्द होता है वो नीदरलैंड के निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है। नीदरलैंड को हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं। तो नीदरलैंड और हॉलैंड दोनों एक ही देश के नाम हैं और नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनके लिए हम लोग डच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पर है? तो एलिफेंट जलप्रपात भारत में है। भारत के किस राज्य में है? तो भारत के मेघालय राज्य में है। भारत के मेघालय राज्य में एलिफेंट जलप्रपात है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओजोन जो परत होती है वो मनुष्य की किस प्रकार से रक्षा करती है? तो ओजोन परत के बारे में जानते रहिए कि ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके ये मनुष्य की रक्षा करती है। किससे करती है? परावैंगनी किरणों से करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी प्रतिशत कितना है? तो इसके कहने का मतलब है कि टोटल पृथ्वी पर जितना भी क्षेत्र है, जितना भी भूभाग है, ज़मीन है, उसके कितने प्रतिशत भाग पर भारत देश बसा हुआ है? तो भारत देश 2.4% भाग पर बसा हुआ है। तो विश्व के टोटल भूभाग के 2.4% भाग पर भारत देश बसा हुआ है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। मेरियाना खाई अथवा जिसे हम लोग कहते हैं मेरियाना गर्त भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में है और यह है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। इसको तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग जानते ही हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है। तो उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो वृक्ष रहित घास के मैदान हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वृक्ष रहित घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े जो है पेड़ नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ घास के मैदान ही होते हैं, तो उनको हम लोग पंपास कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी से जब आप चंद्रमा पर जाते हैं और वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा से जब आपको वापस लौटना हो, अपने अंतरिक्ष में आना हो रॉकेट पे बैठकर, तो किसके विरुद्ध अधिकतम काम करना पड़ेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपको अधिकतम काम करना पड़ेगा। यानी उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का जो गुरुत्व होगा या गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसके विरुद्ध आपको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक सी बात है, किसी पिंड से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक जब आप बल लगाते हैं, अधिक ऊर्जा लगाते हैं, उसी कंडीशन में आप उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल सकते हैं। चलिए जो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हवाओं की बात करते हैं। भूमंडलीय हवाएं जिसे हम लोग प्लेनेटरी हवाएं भी कहते हैं। तो भूमंडलीय हवाएं की क्या विशेषता होती है? ऐसी हवाएं जो मौसम बदलने पर अपनी दिशा बदल लेती हैं। ऐसी हवाएं जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा को बदल लेती हैं भूमंडलीय हवाएं कहती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंशुपा झील कहाँ पर है? तो अंशुपा झील आपके भारत के उड़ीसा राज्य में है और किस जिले में है? कटक में है।
तो भारत के उड़ीसा राज्य में कहाँ कौन सी झील है? अंशुपा झील है। अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में है तो वो कटक जिले में है। अब देखिए वन लाइनर प्रश्न पढ़ने का कुछ मतलब होता है, कुछ मोटो होता है। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या आया है? झील से संबंधित प्रश्न आया है। तो आपके लिए एक टॉपिक ये बन जाता है कि झील से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं, कौन सी झील कहाँ पर है, किस राज्य में है, उसकी क्या विशेषता है, वो आपको रटे होना चाहिए। यही वन लाइनर का मतलब होता है कि जो टॉपिक आपको मिल जाए, अगर उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उस पूरे टॉपिक को आप किसी भी बुक से जाकर पढ़ लीजिए। अगर कोई बुक नहीं होगी तो कम से कम लूसेंट तो आपके पास होगी ही। लूसेंट से ही सारी झीलों के बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? तो जो मौसम के उतार चढ़ाव होते हैं वो सबसे अधिक उपोष्ण प्रदेशों में होते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में सब ट्रॉपिक भी कहते हैं। तो सब ट्रॉपिक हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में आपको याद रखना है। हिंदी में क्या है? उपोष्ण प्रदेश। इंग्लिश में क्या है? सब ट्रॉपिक। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में हिंदी लिख के आता है, कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश ही लिख के आता है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों पता होना चाहिए। मौसम के सर्वाधिक जो उतार चढ़ाव होते हैं वो उपोष्ण प्रदेशों में होते हैं, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, उस पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो काराकोरम क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। किस पर्वत श्रेणी में? हिमालय पर्वत श्रेणियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार की एक व्यक्ति थे जिन्होंने संसार की यात्रा की थी, और कैसे यात्रा की थी? जल के द्वारा यात्रा की थी, नाव पर बैठकर जल यात्रा की थी। तो संसार की जल यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो संसार की जल यात्रा करने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं वो मैगलन हैं। मैगलन का नाम याद रखिएगा। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नाव पर बैठकर यानी जल के माध्यम से संसार की यात्रा किया था। आगे प्रश्न में आपको कच्छ के बारे में पूछ रहा है कि कच्छ का भूदृश्य कैसा है, कच्छ किस प्रकार का क्षेत्र है। तो भारत में कच्छ जो है सबसे निचले क्षेत्रों में से आता है, यानी निम्नस्थ है, सबसे निचले क्षेत्रों में आता है। ये समतल है और बालूमय मैदान है, दलदली मैदान है, यहाँ अधिकांशतः दलदल ही पाया जाता है। ये कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। कच्छ में ही भारत का पश्चिमी बिंदु जो है कौन सा है? सरक्रीक। तो सरक्रीक भी आपका कच्छ में ही स्थित है। तो ये निचला भाग है, समतल है और बालूमय मैदान है, और दलदली भाग है। कौन सा है? कच्छ के बारे में पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देशांतरीय यामोत्तर क्या है? तो हम जानते हैं पृथ्वी को दो काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। एक तो होती है अक्षांश रेखाएं, दूसरा होता है देशांतर रेखाएं। तो देशांतरीय यामोत्तर जो बीचों बीच की रेखा होती है उसको हम लोग देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, और यह समांतर अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं। तो समांतर अर्धवृत्त रेखाओं को ही हम लोग देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के निकट भारत में कौन सा शहर है? तो भूमध्य रेखा के निकट भारत में जो शहर है उसका नाम है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के निकट भारत में शहर है। आगे बढ़ते हैं। गारो और खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो भैया गारो और जो खासी पहाड़ियाँ हैं वो भारत के मेघालय राज्य में हैं। और किस पर्वतीय श्रेणी में ये स्थित है? तो हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ जानते रहिए कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान होते हुए भारत और नेपाल होते हुए सिक्किम से आगे बढ़ते हुए भूटान और म्यांमार तक जो श्रेणियाँ लगती हैं वो सारी श्रेणियाँ हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में ही आती हैं। और गारो खासी जो पहाड़ियाँ हैं वो भी हिमालय के ही क्षेत्र में आती हैं। यहाँ पर एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेघालय में कौन सी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं? तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर, इन्हीं पहाड़ियों पे जो जनजातियाँ रहती हैं उनको हम लोग गारो और खासी जनजातियाँ भी कहते हैं। तो मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? गारो और खासी जनजातियाँ। ये कहाँ रहती हैं? गारो और खासी पहाड़ियों पर ही रहती हैं। ठीक है, यानी एक प्रश्न से आपके 3-4 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो नक्सल हिंसा से प्रभावित नहीं है? तो ये जो प्रश्न है वो किसी आपके परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें आपके 4 विकल्प दिए रहे होंगे। उन चारों विकल्प में एक विकल्प आपका गुजरात रहा होगा। इस प्रकार यहाँ पर गुजरात सही है, लेकिन आप जानते रहिए कि नक्सल हिंसा से भारत के अधिकांश राज्य प्रभावित नहीं है। किसी भी राज्य का आप नाम लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य नक्सल हिंसा से प्रभावित नहीं हैं। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं आपके, जैसे कि बंगाल है और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बीच के राज्य हैं। बाकी पूर्व में आपके मिजोरम है, नागालैंड है, यही राज्य सिर्फ नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की कोर यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच में, जिसको हम लोग कोर कहते हैं, में क्या भरा हुआ है? तो पृथ्वी के कोर में यानी बीचों बीच में पिघला द्रव्यमान भरा हुआ है। तो पिघला द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के कोर में पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका क्या है, एक महाद्वीप है। अफ्रीका में एक पूर्वी तट है, जो पूर्वी भाग है उसमें पूर्वी तट पाया जाएगा। तो पूर्वी तट पे कौन सा देश है, तंजानिया देश है। तंजानिया देश के अंतर्गत ही समुद्र में एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है, जंजीबार। तो पूरा डाटा आप इस प्रकार याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर कौन सा देश है, तंजानिया देश है। तंजानिया देश जब तटीय भाग है तो उसका कोई ना कोई द्वीप होगा। एक द्वीप है, उसका क्या नाम है, जंजीबार। जंजीबार किस देश के अंतर्गत आता है, जंजीबार आपके तंजानिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। तो ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की चट्टानें हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किस देश में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके ऑस्ट्रेलिया देश में है, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आंधी आती है तो बैरोमीटर में जो पारे का तापमान होता है या पारे का स्तर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बैरोमीटर में जब पारे का स्तर सामान्य स्तर से नीचे आ जाता है, बैरोमीटर में जब पारे का स्तर होता है, लेवल होता है, वो सामान्य स्तर से नीचे आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अब क्या आने वाली है, अब आंधी आने वाली है। तो आंधी का अनुमान इस प्रकार से लगाया जाता है कि बैरोमीटर में सामान्य स्तर से नीचे जब पारा आ जाता है तो आंधी आने वाली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर शहर की राजधानी क्या है। तो जो POK है यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, उसकी जो राजधानी है उसका नाम है मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद क्या है, POK की राजधानी है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परियोजना है जिस पर कौन काम कर रहा है, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, ये तीनों एक परियोजना पे काम कर रही हैं। उस परियोजना में क्या है, नदियों को जोड़ना है। तो किन दो नदियों को जोड़ना है, केन और बेतवा। तो केन और बेतवा इन दो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, ये तीनों सरकारें मिलकर आप काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नदियों के नाम आपको ध्यान में रखना है, केन और बेतवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो कृष्णा और उसकी सहायक नदियों पर नहीं बनाई गई है। तो ये प्रश्न आपके किसी परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें 4 विकल्प थे। उन चारों विकल्प में आपको छांटना होगा कि कृष्णा और उसकी सहायक नदियों पर कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं बनाई गई थी। तो वहाँ पर आपका आंसर होगा निजाम सागर परियोजना। तो निजाम सागर जो जल विद्युत परियोजना है वो कृष्णा नदी पर नहीं बनाई गई है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं और अंग्रेजी में से एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी आपको दोनों पढ़ना है। फिर से बता दे रहे हैं, कभी कभी ऑप्शन में आपकी हिंदी लिखा होता है बहिर्मंडल, कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश लिखा होगा एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको याद रखना है कि ऊपरी परत क्या कहलाती है वायुमंडल की, एक्सोस्फीयर अथवा बहिर्मंडल कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है भारत में उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। तो जलोढ़ मिट्टी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नहीं पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसका नाम था हरिकेन कटरीना। तो हरिकेन कटरीना ये तूफान बहुत बड़ा तूफान था जिसने न्यू ओलियंस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो न्यू ओलियंस को नष्ट करने वाले तूफान का क्या नाम दिया गया था। तो न्यू ओलियंस को नष्ट करने वाले जो तूफान का नाम दिया गया था उसका नाम है हरिकेन कटरीना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णमासी के दिन होता है, ठीक है। तो पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्लैक कॉटन सॉइल किसे कहते हैं। ब्लैक मतलब काला, कॉटन मतलब सूती, सॉइल मतलब होता है मिट्टी। तो ब्लैक कॉटन सॉइल किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। कपास से क्या बनाया जाता है, सूती कपड़े बनाए जाते हैं। इसलिए सूती कपड़ों के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। इसलिए काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग मानचित्र बनाते हैं तो वहाँ पर जो समान दाब वाली रेखाएं होती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो मानचित्र में समान दाब वाली रेखाओं को हम लोग आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार क्या है, समान दाब वाली रेखाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले के उत्पादों के बारे में पढ़ लेते हैं। कोयले का एक उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमिनस। इसको हम लोग
एस्फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये कोयले का सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है और ये किसके उत्पाद हैं? कोयले के ही उत्पाद हैं। तो ये अभी अभी आपको बताया गया कि कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे निम्न प्रकार का जो कोयला होता है उसको बिटुमिनस कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? एस्फॉल्ट भी इसका दूसरा नाम है। तो दोनों नाम को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कितने भाग पर समुद्र पाया जाता है? तो पृथ्वी के टोटल 71% भाग पर समुद्र पाया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? तो जो खगोलीय इकाई होती है और पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। तो खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी जितनी भी है उसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। और इस खगोलीय इकाई का उपयोग कहाँ पर करते हैं? बड़े बड़े ग्रहों की पिंडों की दूरियां नापने में हम लोग खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, खगोलीय इकाई जो होती है पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो अंतरिक्ष यान में बैठा है और सूर्य से बहुत दूर है, तो उसको आकाश अगर देखना है, अंतरिक्ष देखना है, तो अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का जो रंग दिखाई देगा वो हमेशा काला ही दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमें आसमान कैसा दिखता है? नीला दिखता है। और जब आप स्पेस में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे तो अंतरिक्ष आपको हमेशा काला ही दिखाई देगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।